मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हमने पिछले क्लास में गॉस प्रमेय पढ़ा था। गॉस प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। गॉस प्रमेय कहलाता है। और इस प्रमेय पर के कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं। इस अनुप्रयोग अर्थात वह पॉइंट जिस पर हमने मान लीजिए कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अलग अलग जब पृष्ठ दिया रहता है तो किस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, इसका प्रयोग यह हमारे गॉस के नियम द्वारा क्या है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम के थ्रू आउट ये क्वेश्चन है। गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यही गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है ना। क्या है प्रश्न? गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को क्या है वर्णन करेंगे। यदि यहाँ पे दिया है गॉस के प्रमेय लिखिए, बोला गया हो, अगर क्वेश्चन में बोला गया हो गॉस का प्रमेय लिखिए तथा गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या है गॉस के नियम को हम लोग को लिख देना है और उसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला के रूप में उसको भी लिख देना है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। क्या बोला है? रेखीय आवेश के कारण, गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण। तो हम किसके कारण ज्ञात करेंगे? रेखीय आवेश के कारण। तो मान लो आवेश की, यहाँ देखिए, मान लो आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है। ठीक है, ये एक चालक तार क्या है? L है। चालक तार की लंबाई क्या है? L है। और ये कैसा है जी? ये एक आवेशित है, ये धन आवेशित है। ओके, क्या है पहले पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है? मान लो आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है। इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। इधर भी ये बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो हमने सपोज इतना बड़ा ड्रॉ किया है यहाँ पे इसको। माना कि आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है। यहाँ पे देखिए, माना कि आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है। ठीक है, जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इस पर आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। आवेश घनत्व कितना है इसमें? लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, क्या है हमारा? माना कि आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इससे r दूरी पर, इस चालक तार से r दूरी पर एक क्या है हमारा बिंदु P है, जहां पे क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया? क्या लिखना है? पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है? मान लो आवेश की अनंत लंबाई की एक चालक तार L है जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पे क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना रहेगा हमारा पहला पैराग्राफ में। अब दूसरा पैराग्राफ में तार L को, है ना, इस तार L को अक्ष मानकर r त्रिज्या के तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या व L लंबाई के एक बेलन की कल्पना किया। इस बेलन की लंबाई कितनी है? इस बेलन की लंबाई स्मॉल l है और इस तार की लंबाई क्या है? कैपिटल L है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है? L को अक्ष मानकर
एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या व एल लंबाई के एक बेलन की कल्पना किया जिससे निम्न पृष्ठ प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा पृष्ठ? पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। क्या है? तार एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या के तथा एल लंबाई के एक बेलन की कल्पना किया, रचना किया, जो कि गाज पृष्ठ की भांति कार्य करता है। बेलन के अंदर आवेश घनत्व, तब बेलन के अंदर आवेश घनत्व हो जाएगा Q = लेमडा मल्टीप्लाई L। लेमडा क्या है? यहाँ पे आवेश घनत्व है और L क्या है? इस बेलन की लंबाई है। तो जिससे निम्न तीन पृष्ठ प्राप्त होते हैं। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ, ये देखिए समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा वक्रीय पृष्ठ S3। यहाँ पे लिखा गया है बेलन से निम्न पृष्ठ प्राप्त हुए। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा वक्रीय पृष्ठ S3। ठीक है। और बिंदु P पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये बिंदु P है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड में है। ठीक है। तो देखिए समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 क्या है? वृत्तीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। अतः इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। यहाँ पे लिखा गया है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। और समतल वृत्तीय पृष्ठ कौन सा है हमारा? S1 और S2। ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? समांतर है। ये तीनों क्या है? समांतर है। तो इससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वह 0 होगा। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा? इसका वक्रीय पृष्ठ क्या है? वक्रीय पृष्ठ S3, वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ये क्या है? वक्रीय पृष्ठ कौन सा है हमारा? ये क्या है? हमारा वक्रीय पृष्ठ है, जो कैसा है? विद्युत क्षेत्र के कैसा है? लंबवत है। अतः इससे गुजरने वाले ये क्या है? गाज पृष्ठ की भांति कार्य करेगा और इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? phi E = वेक्टर E डॉट वेक्टर S3। अब इस वेक्टर को हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? phi E = ये हो जाएगा ES3 और ये हो जाएगा cos थीटा। चूंकि ये क्या है? लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो विद्युत जो फ्लक्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0 यहाँ पे। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं cos 0 = 1 है ना। थीटा का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट phi E = क्या हो जाएगा? ES3। और S3 क्या है? S3 क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। ये क्या है? ये क्या है? ये बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? याद करिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 pi RL। ठीक है, 2 pi RL। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पुट आउट करते हैं। phi E = ये हो जाएगा E × 2 pi
आर एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और जो हम आवेश निकाले थे, जो पहले आवेश निकाले थे, आवेश कितना निकाले थे, यहाँ देखिए आवेश निकाले थे, आवेश घनत्व Q इज इक्वल टू कितना निकाले थे, लेमडा मल्टीप्लाई एल। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय से यहाँ पे लिख देते हैं, गॉस प्रमेय से क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझ में आया? ये कहां से आया है, ये गॉस प्रमेय से आया है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को देखिए, समीकरण 2 और 3 को देखिए, दायां दायां बराबर है तो क्या हो जाएगा, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। दायां दायां बराबर तो बायां बायां बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूं समीकरण 2 व 3 से दायां दायां बराबर तो बायां बायां बराबर। तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमें प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे E को हम लोग रखेंगे और बाकी सभी को क्या है, पक्षांतर कर देंगे। इसको क्या है, हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा E, इधर क्या बचेगा, E बचेगा और इधर आएगा 1/2 पाई आर एल ε0 और Q। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से Q का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, है ना। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q का मान रखेंगे तब क्या आया समीकरण 1 से 1/2 पाई, समीकरण 4 क्या है, 1/2 पाई ε0 आर ए इंटू क्यू। क्यू का जगह में क्या रखना है, लेमडा मल्टीप्लाई एल। तो यहाँ पे देखिए एल से एल क्या है हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, E इज इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमडा अपॉन एल। यही क्या है, बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही क्या है, इस बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार गॉस प्रमेय से किसी बिंदु पर आवेश की अनंत लंबाई चालकता के कारण किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया सभी को? अगर इसको हम लोग सदिश रूप में देखें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, वेक्टर E इज इक्वल टू, सदिश रूप में देखें 1/2 पाई ε0 लेमडा मल्टीप्लाई एल और ये हो गया यूनिट वेक्टर n। ठीक है, सॉरी ये l यहां से क्या है, कैंसिल आउट हो गया है। ये क्या है, r है। ठीक है, इसको सुधार लीजिए, ये r है। ठीक है, समझ में आया? तो यही क्या है, यही हमारा क्या है, यही अनंत लंबाई के, अनंत
लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये यूनिट वेक्टर होगा, है ना, तीव्रता है। इसको लिखो या फिर इसको लिखो, है ना। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तो अगर यहाँ तक भी आप लोग लिखते हो तो भी सही है और इसे लिखते हो तो भी सही है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चालक के कारण क्या है, अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के द्वितीय अनुप्रयोग, है ना, जो क्या है, जो है समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई एक चादर है जो क्या है, आवेशित है, तो इस आवेशित चालक के समीप क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसका गणना हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये क्या प्रश्न है, इसका क्या दिया रहेगा, दिया है प्रश्न समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। या इस प्रश्न में ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे पहले वाला प्रश्न था, यहाँ भी दिया जा सकता है गॉस प्रमेय लिखिए तथा दर्शाइए कि समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या है, गॉस प्रमेय क्या है उसे लिखना है। गॉस प्रमेय होता है किसी बंद, गॉस प्रमेय को लिख देना है, फिर उसके बाद क्या है, इसका डेरिवेशन बना देता है। गॉस प्रमेय क्या होता है गॉस प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, गॉस प्रमेय कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आंसर यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाना है, किसके कारण हो रहा है, समतल चादर के कारण हो रहा है। तो हम लोग एक समतल चादर की कल्पना करते हैं। तो यहाँ देखिए ये है हमारा एक समतल चादर। कैसा है, माना कि आवेश की अनंत समतल चादर है। माना कि आवेश की अनंत समतल चादर है। ये क्या है, ये क्या है, ये आवेशित है, ये धन आवेशित है। ठीक है। तो ये क्या है, माना कि आवेश की एक अनंत समतल चादर है। यहाँ पे एक लिख दो, माना कि आवेश की, यहाँ लिखो, एक अनंत समतल चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व कितना है, आवेश घनत्व इसमें है सिग्मा। ठीक है। क्या लिखना है, माना कि आवेश की, है ना, माना कि आवेश की अनंत समतल चादर ABCD, यहाँ पे नाम समतल चादर, समतल चादर, कौन सा चादर का नाम, ABCD, यहाँ पे सुधार लो, समतल चादर ABCD है, जिस पर आवेश घनत्व, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा है ना। और चादर से, है ना, माना कि चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। एक बिंदु क्या है, P है, जहां पे क्या करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो क्या पहले पैराग्राफ में क्या कहा हमने, माना कि आवेश की अनंत समतल चादर ABCD है, जिसके प्रति क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अब
सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, ये चादर की एक ओर हो गया, अब दूसरी ओर है ना, दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर माने दूरी कितनी है, r है ना, उतनी ही दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश की कल्पना किया। ठीक है, चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश की कल्पना किया। अब देखो P डैश की कल्पना किया, यहाँ पे P डैश की कल्पना किया। अब P डैश को, अब P डैश P को है ना, इस बिंदु को अक्ष मानकर एक बेलन की क्या है, रचना किया। एक बेलन की क्या है, हम लोग यहाँ पे रचना किया। ये बेलन बन गया, ये भी बेलन बन गया। ठीक, यहां तक समझ में आया? क्या है देखो, दूसरा पैराग्राफ में क्या है, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश की कल्पना किया। अब P डैश को अक्ष मानकर है ना एक बेलन की रचना किया, है ना, एक बेलन की रचना किया। बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल है ना, बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है। बेलन का वृत्तीय सिरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये दोनों क्या है, बेलन का वृत्तीय सिरा है। तो इस बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है तथा अतः बेलन घासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। और ये बेलन जो है क्या है, एक घासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, ये क्या बोला गया है यहाँ पे, बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है तथा बेलन क्या है, घासीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। अतः पृष्ठ के अंदर, इस घासीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A। तो ये हमारा क्या, इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां से बेलन का वक्र, बेलन का वृत्तीय पृष्ठ, बेलन का वक्र, सॉरी हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पिछले क्लास में हमारा बेलन कैसा था, इस दिशा में था, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी थी, इस दिशा में थी, है ना। तो ये कौन सा हो गया था, ये वक्र पृष्ठ हो गया था। और ये H1 H2 ये क्या है, वृत्तीय पृष्ठ था, और H3 क्या था, वक्रीय पृष्ठ था, है ना। तो ये क्या है, ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी है, इस डायरेक्शन में, और बेलन का वक्र पृष्ठ की भी दिशा क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों की दिशा जो है, दोनों का दिशा जो है क्या है, वो बराबर है। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे लिखना है आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। यहाँ पे चित्र में देखिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो अतः बेलन से गुजरने वाला, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तथा इसके वित्तीय पृष्ठ कौन से है, वित्तीय पृष्ठ ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, बेलन के क्या है, वित्तीय पृष्ठ है। तो इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है ना, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक
सबसे पहले पैराग्राफ में क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखना है, मान लो ए बी सी डी एक आवेश की अनंत समतल चादर है जिस पर आवेश घनत्व, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में लिखा क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में चादर से उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश की कल्पना किया तथा P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना किया, है ना। बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर का क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक है, बेलन के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a है तथा यह जो बेलन है वो क्या है, घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा तथा बेलन के अंदर घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा तो इस पर उपस्थित आवेश Q इज इक्वल टू हो जाएगा A मल्टीप्लाई सिग्मा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, जो बेलन का ये वक्र पृष्ठ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। पहले में क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत था। अब पहले वाले में है ना, आवेश के अनंत समतल, आवेश की लंबाई, आवेशित तार की लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो उसमें क्या था, ये समांतर था, लंबवत था। अब इसमें क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। विद्युत क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस डायरेक्शन में है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, दोनों समांतर है। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो समांतर है तो क्या होगा, इससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वह भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अतः इससे बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 को लिख दिया है। अब बेलन का दोनों वित्तीय सिरा है ना, बेलन के जो दोनों वित्तीय सिरे हैं ये दोनों, ये भी एक घासीय पृष्ठ की भांति कार्य करेंगे। अतः ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं, लंबवत है, अतः इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, हम लोग को प्राप्त होगा। तो इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वित्तीय सिरों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये भी हो जाएगा ई ए, एक के लिए और दूसरे के लिए प्लस ई ए। ठीक, तो अतः बेलन के दोनों वित्तीय सिरों से बद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ई ए। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग को गॉस प्रमेय पता है। गॉस प्रमेय से है ना, गॉस प्रमेय से पता है कि बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 1/q होता है। तो ये क्या है, गॉस प्रमेय से इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये q है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए। समीकरण 2 और 3 में देखिए दायां दायां बराबर है, दायां दायां बराबर है तो क्या हो जाएगा, बायां बायां भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया, दायां दायां बराबर है तो क्या हो जाएगा, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2e a इज इक्वल टू, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0 q, है ना। तो हम लोग को E निकालना है, तो ये हो जाएगा, E को इधर रखेंगे, फिर बाकी सभी को क्या है, पक्षांतर कर देंगे। 0 2a q। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग q का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में q का मान कितना दिया है, सिग्मा a। तो यहाँ पे समीकरण 1 से q का मान रखने पर यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण
1 से। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समीकरण 1 से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा A इंटू कितना है यहाँ पे A है, तो A से A क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा। यही क्या है, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यहां पे लिख दीजिए, यही आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए का सूत्र है, ठीक है। और सदिश रूप में देखना चाहें तो इसको सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना है, यूनिट वेक्टर लिख लेना है, वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये या ये कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। डायग्राम को क्लियर बनाना है और यहाँ पे चित्र का क्या है, नाम भी लिख देना है। चित्र का नाम लिख देना, समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, फाई E का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। वित्तीय पृष्ठ, 2 वित्तीय पृष्ठ है तो यहाँ पे 2 मान लिया गया है, दोनों को जोड़े हैं। फिर गॉस प्रमेय से हम लोग को पता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यूब। समीकरण 2 और 3 में दायां दायां बराबर, तो क्या हो जाएगा, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग E का वैल्यू निकाल लिए हैं और समीकरण 1 से Q का वैल्यू पुट करके जो A वो कैंसिल आउट कर दिए हैं और जो बचा यही क्या है, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ओके, समझ में आया, धन्यवाद।